नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा गया कि भारत का जो वन क्षेत्र है उसमें सुधार देखने को मिला है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि पूरी खबर क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आती है, तो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कि ये कहा गया कि भारत के वन क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है और इसी के साथ भारत का जो स्थान है वो 9वां हो गया है विश्व स्तर पर। आपको बता दें कि इसके पहले जो मूल्यांकन किया गया था उसमें भारत की रैंक 10वीं थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक कदम का सुधार देखने को मिला है, एक रैंक का सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही कुल वन क्षेत्र की बात करें तो कुल वन क्षेत्र जो है आपका 72.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% है। इसके साथ ही 2015 से 2025 के बीच कुल 1,91,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है वन क्षेत्र में। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो वैश्विक स्तर है यानी विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में भारत की एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसमें भारत ने जो है वो 1 अंक का सुधार किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जो विश्व के जो अन्य राज्य हैं, जो अन्य देश हैं, उनमें शीर्ष स्थान पर कौन कौन से वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रूस। तो रूस में अगर वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का कुल वन क्षेत्र का एरिया 832.6 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद आता है आपका ब्राजील जो 486 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। कनाडा में 368.8 मिलियन हेक्टेयर है। अमेरिका में 308.9 मिलियन हेक्टेयर है और चीन में 227 मिलियन हेक्टेयर है। और इसी के साथ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 139 मिलियन हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 133.5 मिलियन हेक्टेयर और इंडोनेशिया में 95.9 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये विश्व के शीर्ष वन क्षेत्र वाले देश हैं। इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं कि भारत में जो सुधार देखा गया है वन क्षेत्र में उसके पीछे के कारण क्या है। तो दरअसल इसके पीछे जो है वो 2 कारणों को बताया गया है। पहला आपका बांस और दूसरा रबर, यानी कि बांस और रबर जैसी प्रजातियों का जो पौधे की प्रजातियां, इनका रोपण जो है वन क्षेत्र में वृद्धि के मुख्य कारण है। अब एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बांस के बारे में जान लेते हैं। तो भारत बांस रोपण में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। हालांकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 2019 से 21 के बीच कुल 10,594 वर्ग किलोमीटर बांस क्षेत्र जो है इसमें खो दिया गया था। इसमें कमी देखने को मिली थी। फिर ISFR 2023 की रिपोर्ट आती है जिसमें कि बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। अब इसी के साथ रबर की बात करें तो रबर की खेती में जो भारत है वो आपका 5वें स्थान पर आता है और पूर्वोत्तर में बागानों में वृद्धि देखने को मिली है, जो कि वहाँ के आदिवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख साधन है। हालांकि इतना ही नहीं, इसके पीछे कुछ और कारणों को भी बताया गया है, जिसमें कि कुछ सरकारी नीतियां, सरकारी पहल शामिल है जो सरकार के द्वारा चलाई गई थी वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। वो कौन कौन से, एक बार उन पे भी हम नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ये जो अभियान है वो वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता के लिए पीएम मोदी द्वारा आह्वान इसका किया गया था और ये पिछले वर्ष शुरू किया गया था पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अगला है राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसका जो ये जो योजना है इसका लक्ष्य था कि कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कम से कम 33% वन आवरण होना ही चाहिए। ये लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। अगला है हमारा हरित भारत मिशन और इसके तहत वन आवरण बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर ये जो पूरी योजना है वो पूरी केंद्रित थी। यानी कि इसमें यह कहा गया था कि जो वन आवरण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा और इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्या देखने को मिल रही है उससे भी निपटने के लिए कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। अगला है हमारा नगर वन योजना, जिसमें कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नगर वन या वाटिका का विकास किया जाना था, जिसमें कि इन दोनों जगहों पर 600 नगर वन और 400 नगर वाटिका बनाने की बात कही गई थी 2024-25 तक, यानी कि इस वर्ष तक। और अगला है प्रतिपूरक वनीकरण कोष। इसके तहत जो गैर वनी उपयोग के लिए वन भूमि के उपयोग के कारण हुए पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान की भरपाई करना था। यानी कि वो वाले एरिया जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए भूमि का उपयोग किया जाता था, अब वहां का जो भूमि उपयोग हुआ है
तो उसके बदले में जो वन भूमि है उसके उपयोग के कारण वहां पर उनकी भरपाई करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस मिशन का यही लक्ष्य था। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ चुनौतियों को, यानी कि ये जो पूरा जो सरकार ने, जो हमारे भारत ने लक्ष्य प्राप्त किया है वन क्षेत्र के लिए, इसमें कुछ चुनौतियां भी आई, वो कौन कौन सी हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को तो मिली है, लेकिन वन घनत्व का क्षरण भी देखने को मिला है। कैसे कि ISFR 2023 की रिपोर्ट आई और उसके अनुसार वनों की बड़े क्षेत्रों में घनत्व कम हुआ है। इसके साथ ही कुल वन क्षेत्र के आंकड़ों में व्यावसायिक वृक्षारोपण, फल बागानों को शामिल, विवाद का एक विषय था कि इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो इनको मिलाकर जो कुल वन क्षेत्र का एरिया है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। अगला है उच्च वार्षिक वनों की कटाई, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण भी जो हमारा वन क्षेत्र है उसमें कमी आती है। अगला है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी डेवलपमेंट कार्य चल रहा है उसके कारण जो वन वाला एरिया है वहां पर कटाई होती है, तो वनों पर दबाव भी बढ़ रहा है, जिससे कि आपका वन क्षेत्र कम हो रहा है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने चुनौतियां तो डिस्कस कर लिया, अब समझ लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि पारिस्थितिकी गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए, यानी कि जो वन क्षेत्र है वहां पर केवल वन क्षेत्र पर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि वहां की जैव विविधता यानी कि जीव जंतु और पौधों पर भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है समुदाय आधारित वन प्रबंधन, यानी कि जो भी प्रबंधन कार्य चल रहे हैं, जो भी वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो भी सरकार के द्वारा पहल चलाई जा रही है, उसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय समुदाय उनको वहाँ की ज़्यादा जानकारी होती है। अगला है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि रिमोट सेंसिंग जैसी जो तकनीक है उनका प्रयोग करके हम जो वन है उनकी प्रॉपर निगरानी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी नई योजना ला सकते हैं। अगला है कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, जिससे कि किसानों की आय तो बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ वन आवरण में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट यानी कि GFRA रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी विश्व बैंक, सी खाद्य एवं कृषि संगठन या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।